साथियों नमस्कार, आपका मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज का विषय है डीसी वोल्टेज, डीसी करंट ये किस तरह से बहती है। डीसी वोल्टेज का मेन सोर्स जो होते हैं सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। प्राइमरी सेल्स वो सेल होते हैं जिसमें कि चार्ज नहीं किया जा सकता है, ये रिचार्जेबल नहीं होते, जबकि सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं। प्राइमरी सेल्स में जो ड्राई सेल्स आते हैं 1.5 वोल्ट वाले वो होते हैं, और सेकेंडरी सेल्स में जैसे लेड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, ये सब होती है सेकेंडरी सेल्स में जो कि चार्जेबल होते हैं। जहाँ पर सेल्स में हमारे को सिर्फ 2 वोल्ट मिलता है। यदि हमारे को 12 वोल्ट की बैटरी बनाना होता है तो उसमें हमको 6 सेल्स को सीरीज में लगाना पड़ता है। उसी तरह से जैसे लैपटॉप वगैरह की बैटरी में हमारे को 19 वोल्ट बनाना है तो 3.7 वोल्ट की 6 सेल को सीरीज में लगा करके उसकी बैटरी बनाई जाती है। तो सेकेंडरी सेल में मेन चीज़ होती है कि वो चार्जेबल होते हैं। प्राइमरी सेल में ये होता है कि वो चार्जेबल नहीं होते हैं। रिमोट कंट्रोल में लगने वाले जो 1.5 वोल्ट के सेल्स होते हैं, जैसे 3 वोल्ट का सेल चाहिए हमको तो 3 वोल्ट के लिए हम 2 सेल लगाते हैं। अगर हमारे कहीं पर 6 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो हम वहाँ पर 4 सेल्स को सीरीज में लगाते हैं। और जहाँ पर कैमरे वगैरह में लगने वाले जो सेल होते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं, और कुछ जैसे ड्रोन वगैरह में लगने वाले छोटे छोटे सेल होते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं। तो डीसी वोल्टेज का जो मुख्य काम होता है कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना होता है और कांस्टेंट करंट मिलती है। जितना भी लोड रेजिस्टेंस रहेगा तो V अपॉन R के हिसाब से I की वैल्यू सेट होती है, I = V अपॉन R। तो जितना भी वोल्टेज होगा और रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से कांस्टेंट डीसी करंट फ्लो होती है। डीसी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो होती है। डीसी करंट को समझने का मुख्य कारण ये है कि यदि हम डीसी करंट को सही ढंग से जान जाएंगे तो एसी करंट के बारे में हमको समझने में आसानी होगी। एसी करंट में एक साइकिल में 2 हाफ साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। और इस तरह से साइकिल जो है 1 सेकंड में 50 बार चेंज होते हैं, किसी में 100 बार चेंज होते हैं, उसको उसकी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी हम इसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे एसी सर्किट की करंट कैसे होती है। यहाँ पर ये 12 वोल्ट का सेल है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये वोल्टेज कांस्टेंट है, डीसी वोल्टेज है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी 12 वोल्ट। जब इसका रेजिस्टेंस को यहाँ लगा के स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी जिसकी वैल्यू 12/6 = 2 एम्पियर होगी। और ये 2 एम्पियर भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वोल्टेज भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। इसका हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है, 1 से लेकर 10 सेकेंड तक टाइम है। यहाँ पे करंट है, ये 2 एम्पियर है। तो देखेंगे तो 1 सेकेंड के टाइम में भी 2 एम्पियर ही रहेगा, 2 सेकेंड में भी 2 एम्पियर रहेगा, 3 सेकेंड में भी 2 एम्पियर रहेगा। मतलब जब जितना भी टाइम इंक्रीज होते जाए 1 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक, 50 सेकेंड तक के करंट की वैल्यू हमेशा 2 एम्पियर कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसको डीसी वोल्टेज बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। तो यही डीसी करंट, डीसी वोल्टेज का मतलब है। पर एसी वोल्टेज के समय वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती है। ये टाइम स्केल है और ये वोल्टेज स्केल है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है वोल्टेज और धीरे धीरे इंक्रीज होकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर मैक्सिमम से 0 तक के कम होते होते आता है, फिर नेगेटिव साइड में जाते जाते मैक्सिमम वैल्यू जाता है, फिर 0 तक आता है। इस पूरे को एक साइकिल बोलते हैं। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल 180 डिग्री में होता है, 180 से 360 डिग्री में नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। टोटल 360 डिग्री का एक साइकिल होता है और इस एक साइकिल के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। हमारा जो AC 50 हर्ट्ज की सप्लाई है इसमें टाइम की वैल्यू होती है 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल 10 मिली सेकेंड और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 10 मिली सेकेंड लगता है। और इस तरह से 20 मिली सेकेंड में एक साइकिल होता है तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो उसमें 50 साइकिल्स होता है। इसलिए हमारी सप्लाई को हम लोग बोलते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई। अगर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी तो इसको एक साइकिल के लिए 10 मिली सेकेंड लगेगा। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है साइकिल का टाइम कम लगता है, फ्रिक्वेंसी कम होने से साइकिल का टाइम ज़्यादा लगता है। ये ऐसी वोल्टेज जो है सप्लाई फ्रिक्वेंसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है वहाँ पर भी AC का बहुत महत्व है।
वहाँ पर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का AC वोल्टेज यूज होता है, जिसको हम लोग ऑसिलेटर के द्वारा बनाते हैं, जो कि आगे के सर्किट में काम आएगा। इसको समझने का सबसे मेन उद्देश्य ये है कि आगे के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर समझना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, तो AC को समझना ज़रूरी है। इसके बाद में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मिला करके किस तरह से हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी पैदा की जाती है, उसको समझा जा सकेगा। थैंक यू। मुख्य रूप से AC पावर सप्लाई मिलने के हमारे पास कुछ साधन होते हैं, जिसमें से स्मॉल साइज के जनरेटर्स होते हैं, जो कि शादी ब्याह में यूज़ किए जाते हैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। इसके अलावा 15 kVA के जनरेटर्स होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में, होटल्स वगैरह में सप्लाई के लिए। इसके साथ में छोटे अल्टरनेटर होते हैं, जो कि कार में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, जिससे बैटरी चार्जिंग होती है। और मेन पावर सप्लाई के लिए बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, यहाँ पर 500 मेगावाट, 250 मेगावाट, 1000 मेगावाट के 11 kV के अल्टरनेटर्स लगे जाते हैं, जिस वोल्टेज को फिर 11 kV से स्टेप अप करके 400 kV या 220 kV बनाया जाता है, और फिर उसको शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में वहाँ पर स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट की सप्लाई घरों को दी जाती है। घरों में देने वाली सिंगल फेज सप्लाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है, और इंडस्ट्रियल यूज में डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है 3 फेज की सप्लाई जो होती है वो 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की होती है, इसको 3 फेज सप्लाई बोलते हैं। तो इस तरह से ये सप्लाई, AC सप्लाई के जो सोर्स होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।